जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज की हमारी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के लिए स्टेनोटाइपिस्ट ग्रेड 2, ग्रेड 3 और असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए यह जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और इसी क्रम में यह हमारी 4th क्लास है। इससे पहले तीन क्लासेस आ चुकी हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। अभी यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था से बनने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है। लगभग 10 वीडियोज़ में इन सभी राज्य व्यवस्था से संबंधित सभी क्वेश्चंस को अपन कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में अपन हिस्ट्री की तरफ चलेंगे और एक और क्लास स्टार्ट होगी अपनी मंडे से, जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। और इस क्लास का जो टाइम रहेगा अपना 7 से सुबह 8 बजे इसकी टाइमिंग रहेगी। ठीक है, जैसे ही आप सुबह नींद से जागेंगे तो सबसे पहले आपका एक ही काम रहेगा, जो कंप्यूटर की क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी उसे देखना। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि जब भी यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। फूट डालो और राज करो की नीति निम्नलिखित में से किसने अपनाई, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंग्रेजी वायसरॉय थे कौन थे, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य हिंदुओं में और मुसलमानों में फूट डालना था। इसी के अंतर्गत इसने 1905 में क्या किया, भारत और बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, बंगाल को एक मुस्लिम बहुल इलाके के रूप में इसने अलग कर दिया और ये जो है बंगाल को इसने प्रथम मोहरा बनाया फूट डालो और राज करो की नीति का। ठीक है, 1905 में विभाजन के क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था सन 1905 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि गदर पार्टी थी क्या और इसकी स्थापना क्यों की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों जो गदर पार्टी थी अमेरिका और कनाडा के जो भारतवासी थे, क्या थे, भारतवासी थे अमेरिका और कनाडा के। इन्होंने 15 जुलाई सन 1913 में, कब, 15 जुलाई सन 1913 में क्या किया था, गदर पार्टी की स्थापना की थी। इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराना इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य था। और कहाँ पर किया गया था, तो सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कब की गई थी स्थापना, 15 जुलाई 1913 में इस पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं, यदि नोट करके आप रखेंगे तो और भी अच्छे तरीके से आपको यह याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की आज़ादी और आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, तो भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, एटली था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, एटली। ठीक है, और जो यहाँ पर था कैबिनेट मिशन, भारत की आज़ादी के लिए कैबिनेट मिशन एटली के द्वारा ही भारत भेजा गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो फर्स्ट क्लास थी और सेकंड क्लास थी, इसमें संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो उसे आप देख लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन्हें आप और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो कौन थे, एटली थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब भारत की आज़ादी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है। 1935 में भारत सरकार भारत शासन अधिनियम यहाँ पर लाया गया और यह किस निर्णय से संबंधित था। ठीक है, तो इसमें क्या था, प्रांतीय स्वायत्तता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था, इसमें प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, जो है प्रांतों में स्वयं की सत्ता विकेंद्रीकरण से संबंधित अधिनियम था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित था। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसका किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। कहाँ से यह आरंभ किया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया था, यह किया गया था चंपारण से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, चंपारण। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ,
1942 में, 1942 में, ठीक है। और यह किया गया था 9 अगस्त 1942 से आरंभ किया गया था और इसे ही अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है? अगस्त क्रांति दिवस। और यहीं से आरंभ किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी इसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर जो घटना हुई थी असहयोग आंदोलन के समय, चोरी चोरा की घटना हुई थी। कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 की आपको डेट याद रखनी है। 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना हुई। कहाँ पर हुई थी? गोरखपुर जिले में हुई थी। जो असहयोग आंदोलन के सदस्य थे इनके द्वारा ब्रिटिश सैनिकों पर, ब्रिटिश सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया गया और एक जेल थी, उस जेल में आग लगा दी गई थी और उसमें कई ब्रिटिश सैनिक मारे गए थे। इसके बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। तो ये चोरी चोरा घटना थी, ये आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। सीमांत गांधी के नाम से क्यों जाना जाता है? तो इन्होंने क्या किया था? प्रांतीय क्षेत्रों में खासकर बलूचिस्तान में इन्होंने कई आंदोलन किए थे। इस प्रकार से उन्हें सीमांत मतलब सीमाई क्षेत्रों पर इन्होंने किए थे, ठीक है। इसलिए इन्हें सीमांत गांधी के या फिर सरहदी गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए? केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, ठीक है। तो ये दिए गए हैं 250 से 260 में, 250 से 260 में दिए गए हैं केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है जाति और धर्म, क्षेत्र और राष्ट्रहित, राष्ट्रहित और धर्म, या फिर जाति धर्म और राष्ट्रहित, ठीक है। तो भारतीय राजनीति व्यवस्था की क्या विशेषता है? यहाँ पर जाति धर्म और राष्ट्रहित, यहाँ पर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बना? गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बना? देखिए जो भारत है यह आज़ाद कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। लेकिन गोवा एक ऐसा राज्य था जो कि पुर्तगालियों के हाथों में था। पुर्तगाली, ठीक है, किसके हाथों में था? पुर्तगालियों का यहाँ पर राज्य था, ना कि अंग्रेजों का। इसलिए इसे आज़ाद कराया गया था सन 1963 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक मिलिट्री ऑपरेशन के द्वारा सन 1963 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। सबसे बाद में आज़ाद होने वाला कौन सा राज्य भारत का? गोवा है, यह आपको याद रखना है। गोवा कहाँ से आज़ाद हुआ? तो पुर्तगालियों से आज़ाद इसे कराया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? अब यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। अनुसूचियों की बात नहीं हो रही। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन यहाँ पर जो केंद्र की और राज्यों की जो शक्तियों का विभाजन किया गया है 3 अनुसूचियों में मुख्यतः यहाँ पर किया गया है। कौन कौन से विषय केंद्र का विषय होगा, कौन सा विषय राज्य का विषय होगा और कौन सा विषय यहाँ पर दोनों का, राज्य का एवं केंद्र का है, उस पर दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो 3 सूचियां हैं जो संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत रखी गई। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां रखी गई हैं। कौन कौन सी सूची है? एक आपकी समवर्ती सूची हो, सबसे पहले आपकी केंद्र सूची होती है, ठीक है, दूसरी आपकी राज्य सूची होती है और तीसरी आपकी समवर्ती सूची होती है। जो केंद्र सूची में कितने विषय हैं? तो केंद्र सूची में दोस्तों कितने विषय हैं? यहाँ पर 97 विषय रखे गए हैं और इन 97 विषय पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ठीक है। कौन? केंद्र सरकार। इसके अलावा जो राज्य सूची है, राज्य सूची में कितने हैं? तो राज्य सूची में 66 विषय रखे गए हैं। इन 66 विषयों पर राज्य सरकार का नियंत्रण रहेगा, राज्य के यह विषय रहेंगे और राज्य ही इन पर कानून बना सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो 47 विषय हैं यह समवर्ती सूची में रखे गए हैं और इन 47 विषय ऐसे हैं कि इस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि केंद्र सरकार का और राज्य सरकार किसी एक विषय पर दोनों कानून बनाती है तो उस पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों सूचियाँ आपको याद रखनी है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
ठीक है, किसके संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत यह सूचियाँ रखी गई हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का, राज्य सूची का या फिर केंद्र सूची का। तो शिक्षा जो है यह दोनों का विषय है, मतलब समवर्ती सूची का विषय हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन एक बन जाता है। अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है, तो समवर्ती सूची में जनसंख्या नियोजन और परिवार नियोजन, यह भी एक समवर्ती सूची का विषय ही है, राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों का विषय यह हो जाता है। ठीक है, जनसंख्या नियोजन और परिवार नियोजन। आगे चलते हैं, उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना। निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना। ठीक है, तो कौन बना भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति, कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, इन्हें भारत के प्रथम राष्ट्रपति इन्हें बनाया गया था। और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, जो स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, कब बनाया गया था इन्हें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था दूसरी संविधान की बैठक में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। भारत के 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले भी प्रथम व्यक्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किसके लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 352 से 360 में आपातकाल के संबंध में उपबंध यहाँ पर किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 यह जो है आपातकाल से संबंधित है। और यहाँ पर जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है संघीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, किसके, मंत्रिमंडल के परामर्श से। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी, तो यह किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की यहाँ पर प्रस्तावना जो है प्रस्तावित की थी। कब की थी, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने संविधान की प्रस्तावना रखी थी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। पिछली वीडियोज में अपन मौलिक अधिकारों को पढ़ चुके हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है मौलिक अधिकारों को किस भाग में रखा गया है, किस भाग में रखा गया है। ठीक है, कितने अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के। ठीक है, इसके अलावा कितने मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ये तीनों जो हैं आपको, ये तीनों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। किस भाग में रखा गया है, किस अनुच्छेद में रखा गया है और कितने मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इन्हें निलंबित किया जा सकता है आपातकाल की स्थिति के समय। ठीक है, अनुच्छेद 19 है, तो अनुच्छेद 19 का आपातकाल की जैसी घोषणा की जाती है, अनुच्छेद 19 को निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, संविधान में इसका वर्णन किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 20 और 21 है, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसका निलंबन नहीं किया जा सकता, इसका निलंबन राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य अनुच्छेद हैं उनका निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। तो 20-21 का निलंबन नहीं होता है। इसके अलावा अन्य सभी अनुच्छेदों का निलंबन राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, तो नियम निर्धारण पर राज्य सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं होता है। किस पर, नियम निर्धारण पर। ठीक है, इसका किसका नियंत्रण होता है, तो इस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। आगे चलते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति यहाँ पर प्रदान नहीं की गई है, तो देखिए ऑप्शन को देखते हैं। विधानसभा भंग करने की शक्ति, विधानसभा स्थगित करने की शक्ति, विधानसभा बुलाने की शक्ति, या फिर विधानसभा का सत्वशान करने की शक्ति। तो देखिए जो राज्यपाल होता है विधानसभा
में जो है विधानसभा को स्थगित नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, स्थगित नहीं कर सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? ठीक है, सुनंदा भंडारी, इंदिरा जैसे, फातिमा बीबी या फिर लीला सेठ। तो उच्चतम न्यायालय की जो महिला न्यायाधीश नहीं, जो प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी, कौन बनी थी? फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन? फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश हैं। इन्हें 1989 में न्यायाधीश बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है, फातिमा बीबी। ठीक है, कब बनी थी? 1989 में यह प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी उच्चतम न्यायालय की। अगला क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो मीरा कुमार प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं यहाँ पर, मीरा कुमार, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है। देखिए, मीरा कुमार जो है प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? तो 15वीं लोकसभा में यह अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, आपको बताना है कि वर्तमान में जो लोकसभा है यह कौन सी लोकसभा है? तो 17वीं लोकसभा है। और यहाँ पर अभी वर्तमान में भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में वित्त आयोग के, चलिए इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ। वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा है इसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला। ठीक है, ओम बिड़ला जो है वर्तमान में भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। अगला है, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुदुचेरी या फिर पांडुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? भारतीय संघ में से कब सम्मिलित किया गया? क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश से, और इसे 1956 में 1956 में इसे भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का जो अध्यक्ष होता है यह पदेन अध्यक्ष होता है लोकसभा का। अब जब पदेन अध्यक्ष की बात आती है तो यहाँ पर सबसे पहले अपना क्या आता है? राज्यसभा आती है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। इसके बाद में अपना नीति आयोग आता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपना यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? नियम समिति। तो नियम समिति के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे, जैसे वर्तमान में ओम बिड़ला लोकसभा के अध्यक्ष है, तो यही नियम समिति के भी अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग और केंद्र लोक सेवा आयोग। यहाँ पर एक तो हो जाता है आपका राज्य पीएससी, एमपीपीएससी जिसे हम बोल सकते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, दूसरा हो जाता है अपना यूपीएससी। ठीक है, तो यहाँ पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, तो यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल यहाँ पर करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, राज्यपाल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा कब भंग होती है? राज्यसभा कब भंग होती है? ठीक है, तो देखिए राज्यसभा जो है यह इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ठीक है, राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या है वर्तमान में कितनी है? 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में। और इसके अलावा लोकसभा के जो सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 552 है। तो ये आपको याद रखनी है, लोकसभा और ये राज्यसभा। राज्यसभा जो होता है यह देखिए जो संसद बनती है यह राज्यसभा एवं लोकसभा से और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। जो उच्च सदन कहलाता है यह राज्यसभा कहलाता है, संसद का जो निम्न सदन कहलाता है यह लोकसभा कहलाता है संसद का। ठीक है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, लेकिन लोकसभा भंग होती है प्रत्येक 5 वर्ष में। 5 वर्ष इसकी अवधि होती है। ठीक है, 5 वर्ष के बाद यहाँ पर चुनाव कराए जाते हैं, उसके बाद में अगली लोकसभा का चुनाव किया जाता है। लेकिन जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से किया जाता है। जो विधानमंडलों के विधायक होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, ये राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों की जो क्या होती है, यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का जो काल होता है कितने 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 वर्ष में, प्रत्येक 6 वर्ष में यहाँ पर कितने एक तिहाई, ठीक है, सदस्यों का यहाँ पर चुनाव कर लिया जाता है। और 3 वर्ष में यहाँ पर जो है 2 वर्ष में
1/3 सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसलिए जो राज्यसभा होती है ये कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? भारत में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो मंत्री परिषद होती है, देखिए मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं केंद्र सरकार की, जिसमें प्रधानमंत्री इसका हेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसके प्रति जो है संसद के प्रति उत्तरदायी, सॉरी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारत के वयस्क नागरिकों को, समस्त देशवासियों को, केंद्रीय सरकार को या फिर राज्य सरकार को। तो भारत के समस्त देशवासियों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी। देशवासियों को तो किए ही गए हैं, लेकिन कुछ गैर नागरिकों को भी, जैसे अनुच्छेद 20 और 21 है जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है, यह मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फजल अली आयोग की स्थापना की गई थी और यहीं पर राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है कौन? फजल अली आयोग। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद का जब संयुक्त सत्र बुलाया जाता है तो उसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति सभी सम्मिलित किए जाते हैं और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही क्या करता है? संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी करता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में हमने कितने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इसी प्रकार से क्वेश्चंस की संख्या को आने वाली वीडियो में 30-40 रखा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।